चलिए शुरू से करते हैं वापस। नमस्कार। आज हम बात करेंगे नीट परीक्षा में जो धांधली हुई उसके ऊपर और उसके साथ जो शिक्षा व्यवस्था पूरी है उस व्यवस्था के ऊपर। और हमारे साथ बातचीत करेंगे प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया, जो पिछले 38 सालों से जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय में राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं और सब तरफ नज़र रखते हैं। तो ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नीट में कितना घपला हुआ है और किस तरह से उसके एनटीए के महानिदेशक को भी हटा दिया गया है। मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें ये कहा था कि उस एनटीए के महानिदेशक को हटाने से कुछ नहीं होगा, अध्यक्ष को हटाना पड़ेगा और शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो जब तक ये सारी व्यवस्था नहीं होती, और ये एक ऐसी प्रक्रिया हो गई है कि जिसमें किसी को भी हटाएं किसी को भी बिठाएं, ये इसमें जो माफिया घुस गया है सारे सिस्टम में, उस माफिया को जब तक इससे अलग नहीं करेंगे या कोई और तरह की प्रणाली नहीं सोचेंगे कि जिससे बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो और उनकी जो जांच है, मतलब उनका जो वो भी पूरी हो जाए। तो मैं चंडालिया जी से पूछता हूँ इसके बारे में कि आप क्या सोचते हैं नेट को लेकर के। और ये जो परीक्षा अभी हाल में हुई, जिसमें थोड़ा सा तेज बोला, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन किस प्रकार हो, इसके लिए परीक्षा हुई। और इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप भी लगे और कई प्रमाण भी सामने आए, जिसमें न सिर्फ धन बल का प्रयोग दिखता है, बल्कि ये भी दिखता है कि पूरी जो व्यवस्था है टेस्टिंग एजेंसी की, एनटीए की, वह पूरी तरह विफल साबित हुई। शिक्षा माफिया का आप देखिएगा कि प्रारंभ जो हुआ है, असल में पूरी शिक्षा व्यवस्था के अंदर जब से निजीकरण और व्यावसायीकरण का दौर शुरू हुआ है, तब से शिक्षा एक व्यापार बन गई। और ऐसे में ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो उसी व्यापार का एक हिस्सा बन गई। और इस प्रकार के लोग शिक्षा प्रबंधन में आ गए हैं जिनका शैक्षिक जगत से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग जो पहले कभी अपराधी रहे हैं, जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक हो गए, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हो गए। और जिस तरीके से नियुक्तियां पिछले 10 सालों में कुलपतियों की हुई है, पूरी तरह एक राजनीतिक आधार पर, उससे भी ये लगता है कि पूरी सिस्टम को या पूरी व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने का एक सोचा समझा एक अभियान सा चला है। और ऐसे में इन प्रतियोगी परीक्षाओं की जो स्वायत्तता है उस पे भी आँच आई है, साथ ही उनकी जो पारदर्शिता है वो समाप्त हुई है और जो गुणवत्ता है वो पूरी तरह नष्ट हो गई। मैं सोचता हूँ कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने लगे हैं जब से, जिसके अंदर विद्यार्थी को लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ आंसर्स को टिक करना है, वो एक प्रणाली ऐसी है जो कि बहुत ही अकुशल प्रणाली मैं कहूँगा उसको, जिसमें पूरे टैलेंट की या विद्यार्थी की सारी जो क्षमता है उसका पूरा मूल्यांकन नहीं हो सकता, बल्कि इसके अंदर नकल की गुंजाइश दूसरी परीक्षाओं से कहीं अधिक होती है। 4 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी अभी। और इससे पहले भी आप जाएं तो जो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ है जबरदस्त, बड़े स्तर पर, न सिर्फ अध्यापन के क्षेत्र में बल्कि नियुक्तियों के मामले में भी बहुत बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ। अनेक लोगों की हत्या हो गई उसके अंदर और बड़े बड़े राजनीतिक लोग उसमें शामिल पाए गए। 2 मेडिकल कॉलेज के डीन की हत्या हुई उसमें। उसके बावजूद उस पूरे घोटाले की कोई विस्तृत जांच सामने आई हो, उसकी रिपोर्ट सामने आई हो, ऐसा लगता नहीं। इसी तरीके से जो विश्वविद्यालयों के अंदर परीक्षाएं हो रही हैं, उनके मूल्यांकन को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। जिस तरीके से यूजीसी के नेट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया, जिसके
माध्यम से शोध विद्यार्थियों का चयन होता है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय के शिक्षकों का चयन होता है, उस परीक्षा को भी निरस्त किया गया। मैं इस यूजीसी नेट परीक्षा का परीक्षक रहा हूँ उस समय तक जब ये एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता था। इसका अर्थ ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे जिसमें विद्यार्थियों को विस्तार से उत्तर लिखने होते थे। और उस परीक्षा में काफ़ी हद तक पारदर्शिता थी, उसके अंदर सही प्रत्याशियों का चयन भी हो पाता था और उसमें विद्यार्थियों की लेखन क्षमता, उसकी अभिव्यक्ति, उनका भी सही ढंग से प्रदर्शन विद्यार्थी कर पाते थे। अब अधिकांश परीक्षाओं में मात्र सुविधा के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस्तेमाल होने लग गए हैं। और उस समय हमने यूजीसी के सेक्रेटरी जो सुरेंद्र खन्ना थे, उनसे पूछा था कि आप ये चेंजेस क्यों कर रहे हैं। तो एक बहुत ही कमज़ोर सा जवाब उन्होंने दिया था कि जो आंसर बुक्स हैं, जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उनका भंडारण करना मुश्किल हो रहा है यूजीसी के अंदर। और क्योंकि अब आरटीआई का ज़माना आ गया है, विद्यार्थी अपने आरटीआई के अधिकार का प्रयोग करके अपनी उत्तर पुस्तिका दोबारा देखने के लिए मांग सकता है, तो उनको स्टोर करना एक कठिनाई है। इसलिए अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो कंप्यूटर से उनका इवैल्यूएशन वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि एक तो विद्यार्थियों की लेखन क्षमता का हम कोई मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो पूरी प्रणाली है बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड जैसा हो गया, कि अगर आंख बंद करके भी सारे उत्तर पे वो टिक लगा दे तो भी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लगभग 25% अंक तो उसके आ ही जाएंगे किसी विद्यार्थी। साथ ही इस प्रकार की परीक्षाओं में नकल की गुंजाइश भी ज़्यादा होगी और जो कंप्यूटर के माध्यम से मैनिपुलेशन किया जा सकता है उसकी संभावना भी बढ़ेगी। तो ऐसे में अगर कोई माफिया काम कर रहा है बड़े पैमाने पर, तो जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम के सामने सवाल खड़े होते हैं, उसी तरीके से परीक्षा व्यवस्था में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो माफिया आ गया है, वो माफिया तब तक नहीं हट सकता जब तक कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को और ये जो प्रवेश परीक्षाओं की जो व्यवस्था है उनको एक हम संवैधानिक संस्थागत ढांचा उपलब्ध न कराएं। जब तक ये आउटसोर्सिंग से होता रहेगा, जब तक प्राइवेट एजेंसीज इनका संचालन करती रहेंगी, तब तक इसके अंदर गड़बड़ियों की गुंजाइश हमेशा रहेगी। सर, इसमें ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनका क्या रोल देखते हैं आप? इन कोचिंग सेंटर्स इन माफियाओं का ही हिस्सा है। जो माफिया काम करता है वो कोचिंग सेंटर्स के साथ उनका टाई अप है एक तरीके से, और वो कोचिंग सेंटर्स की कितनी आय होती है आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से लाखों रुपया फीस विद्यार्थी कोचिंग सेंटर्स पे देते हैं। और पिछले सालों में हमने देखा है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जो उपस्थिति है वो लगातार विद्यार्थियों की घटी है और कोचिंग सेंटर्स में उनकी बढ़ी है। कई कोचिंग संस्थान तो ऐसे हैं जिनका स्कूल के साथ टाई अप है कि जिस समय में स्कूल चल रहा है उसी समय में कोचिंग सेंटर भी चल रहे हैं, और विद्यार्थी स्कूल की बजाय कोचिंग सेंटर पे जा रहा है, और स्कूल में वो तभी जा रहा है जब उसको परीक्षा देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक स्थानापन्न व्यवस्था बना दी है जिसमें जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं या सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हैं, उनको हमने नाकारा घोषित कर दिया है और उनको नष्ट होने के लिए छोड़ दिया है। उसके विकल्प के रूप में प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को चलने की, फलने फूलने की पूरी इजाज़त इस व्यवस्था में है, और वहाँ जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं वहीं कोचिंग भी ले रहे हैं, वहीं उनके स्कूल के एग्जामिनेशंस की भी तैयारी हो रही है। तो ऐसे में पूरी सरकारी स्कूल व्यवस्था को कमज़ोर करके उसको अंततः निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी नीतिगत रूप से होती हमको दिखाई देती है। तो उसको तो नष्ट करना पड़ेगा। ये जो एक किस्म का
नेक्सस बन गया है कोचिंग सेंटर्स का, टेस्टिंग एजेंसीज़ का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। तीनों का एक किस्म का एक जिसको हम कह सकते हैं कि अनैतिक गठबंधन है और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको शिक्षक नहीं रखने पड़ रहे हैं, बिना शिक्षक रखे उनके यहाँ बच्चे की फ़ीस जमा हो रही है। कोचिंग सेंटर्स को इस प्रकार की मान्यता मिल गई है कि वहाँ पर आप स्कूल का पाठ्यक्रम भी पढ़ा रहे हैं और तैयारी भी करवा रहे हैं। और जो टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं उनके इन दोनों से इस प्रकार के संबंध हैं कि वहाँ परिणाम सुनिश्चित किया जा सके। गारंटीड रिजल्ट्स की बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स कि इतना प्रतिशत हम आपको सक्सेस रेट दे सकते हैं। तो ये जो सारे वादे हैं, ये जो सारा विज्ञापन है, मीडिया की इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत है, क्योंकि करोड़ों का विज्ञापन अखबारों को, टेलीविज़न एजेंसीज़ को और दूसरे संस्थानों को इन कोचिंग संस्थाओं से मिलता है। सरकार के जो मंत्रीगण हैं उनके हित उनसे जुड़े हुए हैं। तो जो राजनीति का, शिक्षा के निजी प्रबंधकों का और इस प्रकार की आउटसोर्स्ड टेस्टिंग एजेंसीज़ का जो गठजोड़ है उसको तोड़ना आवश्यक है। मैं ये बात ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि जितने हमारी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूजीसी रही हो, चाहे सीबीएसई रही हो, चाहे दूसरी यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस रहे हों, उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता नष्ट हुई है लगातार। उनके अंदर जो नियुक्तियां हैं वो राजनीतिक तरीके से हो रही हैं, चाहे वो आरपीएससी के मेंबर्स हों। तो ऐसी स्थिति में उसमें ईमानदारी सुनिश्चित करना और टेस्टिंग एजेंसीज पर उनका सही नियंत्रण करवा पाना मुझे लगता है कि बहुत कठिन होगा, जब तक कि इनको राजनीतिक हस्तक्षेप से और उनके माफियाओं के चंगुल से मुक्त नहीं किया जाए। सर, लेकिन अभी जो मूवमेंट हो रही है या नीट के खिलाफ या दूसरी परीक्षाओं के खिलाफ, वो तो सिर्फ पेपर लीक के परीक्षा रद्द करने के मामले में ही हो रही है। और क्या आपको लगता है कि ये जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्या इनका रोल भी इस लीक में हो सकता है? शिक्षा मंत्री का सीधे लिंक हो या ना हो, लेकिन ये तो पक्का है कि जो पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो व्यवस्था इस प्रकार के माफियाओं को प्रमोट करने का काम कर रही है। एक व्यक्ति को हटा भी दीजिएगा तो भी अगर व्यवस्था ठीक होगी ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि नीतिगत निर्णय लेने पड़ेंगे। सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब बिरला अंबानी कमीशन बना एक, जिसमें कुमार मंगलम बिरला और मुकेश अंबानी के कन्वीनरशिप में एक कमेटी बनी जिसने उच्च शिक्षा के निजीकरण का सिफारिश की। और उसके बाद पूरी तरह हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर निजी और व्यावसायिक ताकतों को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा है। जब तक पूरी शिक्षा व्यवस्था से इस प्रकार के व्यापारिक और निजी हितों को दूर हम नहीं करेंगे और स्टेट गवर्नड एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये बेईमानियाँ होती रहेंगी। सर, पर उसके बाद तो कस्तूरी रंगन की नई शिक्षा नीति की रिपोर्ट्स आई है और सारे लोग उसी पे पिल पड़े हैं। हालांकि वो लागू करने का मुझे नहीं लगता कि वो लागू हो पाएगी हर तरह से, क्योंकि उसमें कहा है कि मातृभाषा में शिक्षा होगी। तो ये जो इंग्लिश स्कूल वाले लोग हैं या सेंट पॉल या सेंट मैरीज या इस तरह के जो मतलब क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, क्या वो हिंदी में पढ़ाएंगे बच्चों को, या वो इस व्यवस्था को लागू होने देंगे? हिंदी मतलब मातृभाषा में सब जगह, जहाँ तमिल है वहाँ तमिल, जहाँ तेलुगु है वहाँ तेलुगु। क्या ऐसा संभव है? मुझे तो ये लगता है कि जो नीति दस्तावेज आया है, नई शिक्षा नीति 2020 का, उसमें चाहे कस्तूरी रंगन जी का नाम जुड़ा हो, लेकिन जो निर्णय आए हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि उनकी बात को कोई ज़्यादा वजन दिया गया है। जिस तरीके की नीति बनी है उसका सीधा लक्ष्य भारत में शिक्षा का भगवाकरण करना है, निजीकरण करना है और व्यवसायीकरण करना है। उसके अंदर ये कहीं इस बात का उल्लेख नहीं, चाहे नाम के लिए ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, लेकिन मातृभाषा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? आज हम अगर सिर्फ राजस्थान के उदाहरण को अगर लें अपन, तो राजस्थानी भाषा
संविधान की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसके अंदर शामिल नहीं है। नहीं है। अगर 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं उसमें अगर किसी एक प्रदेश की, जिसके अंदर लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, वो भाषा अगर शामिल नहीं है तो हम कौन सी मातृभाषा को मानेंगे? राजस्थानियों की भाषा मातृभाषा हिंदी कैसे हो सकती है? और क्या हमारे पास राजस्थानी भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं? क्या हमारे पास इस प्रकार की तैयारी है कि हम मातृभाषा के अंदर प्राथमिक शिक्षा तक भी शिक्षा दे पाए? तो ये असल में मुझे लगता है कि ये नारेबाजी ही जा रहा है और असल में कोई इस बात को करना नहीं चाहता। दूसरा ये है कि भाषा के स्तर पर, क्योंकि मैं एक भाषा का विद्यार्थी हूँ, कभी भी ये ऐसा नहीं होता कि एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में बाधा बने। कोई भी बालक जो 4 साल 3 साल का है, वहाँ से लेकर के 17-18 साल की उम्र तक एक साथ 4, 5, 6 जितनी भाषाएं से उसका एक्सपोजर होगा, वो भाषाएं वो सीख सकता है। कोई एक भाषा दूसरी भाषा के मार्ग में नहीं आती। और यहाँ ये एक षड्यंत्र मैं देखता हूँ कि एक तरफ आप वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरफ आप ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि FDI को बढ़ाना है, एक तरफ आप विश्व के 100 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को भारत में अपने केंद्र खोलने की अनुमति दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें एक साथ कैसे संभव? जो पूरा का पूरा सेक्टर बड़ा है अर्थव्यवस्था के अंदर, वो सर्विस सेक्टर बड़ा है। वो केंद्र तो सर दलाल पैदा करने के लिए हाँ, नहीं, उसको समझिएगा कि जो यहाँ की शिक्षा एजुकेशन व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में पिछले 10-15 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर हुआ है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 2% से ज़्यादा नहीं है और उसको लगातार कमज़ोर करने की नीतियाँ हमारे यहाँ बनती रही हैं। जो बड़ा है तेज़ी से, वो सर्विस सेक्टर है और सर्विस सेक्टर की अपेक्षा ये है कि वहाँ नौकरी पाने के लिए अंग्रेज़ी में दक्षता आवश्यक है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो IT इंडस्ट्री है, उन सब के अंदर आप अपनी अपनी मातृभाषाओं में चाहे दक्षता हासिल कर लें, साथ साथ अंग्रेज़ी में दक्षता भी आवश्यक है, क्योंकि वो ग्लोबल सिस्टम है। जो आपके कॉल सेंटर्स हैं, जो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इस बायस के साथ नहीं जा सकते कि हम तो राष्ट्रभाषा या हम जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उन्हीं को जानेंगे। मैं भारतीय भाषाओं का पक्षधर हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, या तो आप अर्थव्यवस्था को बदलें, इस तरीके की ओपन ग्लोबल इकोनॉमी के बजाय आप पहले जो मिक्स इकोनॉमी थी या एक जिसको हम कहते हैं संरक्षित आर्थिक व्यवस्था थी, उसको लागू करें और उसको फिर अपने तरीके से चलाएं। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं, एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर अपने विद्यार्थियों में वो सारी योग्यताएं भी विकसित करनी पड़ेंगी, चाहे वो भाषा की योग्यता हो, जिसमें वो उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपस्थित होकर के उसके लाभ का अर्जन कर सके। नहीं, वो तो जरूरी है ही। तो ये बातें मतलब शिक्षा जगत को, या जो शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, उनको तय कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए शिक्षा नीति में फेरबदल करें और उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें। दुर्भाग्य ये हुआ है कि 1968 के कोठारी कमीशन के बाद जो शिक्षा नीति आई है, उसमें इस तरीके की ऑटोनॉमी कहीं नहीं दी गई है और जिन आयोगों ने रिपोर्ट्स दी हैं उनको भी गंभीरता से नहीं लिया गया है। 1968 से हम लगातार ये कह रहे हैं कि GDP का 6% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं हो पाया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 7% GDP का शिक्षा पर व्यय हुआ था, उसके बाद लगातार ये घटा है और आज की स्थिति में भी लगभग 3.29% हम लोग खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर। दावा हम चाहे करते रहें कि हमको शिक्षा का विकास करना है, प्रसार करना है, ये सब करना है, लेकिन 2-3 चीज़ें शिक्षा में होती हैं: टीचिंग, करिकुलम डिज़ाइनिंग और टेस्टिंग। हम यहाँ तीनों स्तर पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स और गेस्ट फैकल्टी लोगों को पढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 350 से ज़्यादा गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं। परमानेंट टीचर्स का अभाव है।
करिकुलम रिवीजन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, और जिस प्रकार की शिक्षा नीति अब आई है वो इस प्रकार के परिवर्तन थोप रही है विश्वविद्यालयों पर कि विश्वविद्यालयों की सारी स्वायत्तता नष्ट हो गई। अब ये आ गया है कि सीधे स्नातक जो है वो पीएचडी में प्रवेश कर लेंगे। बताइए, हम एमफिल को हमने समाप्त कर दिया जो कि एक महत्वपूर्ण शोध डिग्री थी। अब हमने एमए को भी रिडंडेंट बना दिया कि एमए की डिग्री की भी अब कोई आवश्यकता नहीं है। 4 साल का बीए करके विद्यार्थी सीधा पीएचडी में प्रवेश पा लेगा। फिर एमए क्यों करें? प्रधानमंत्री जी की एमए की डिग्री नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आप एमए ही बंद कर दें। तो ये अंत में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे शिक्षा व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ये टेस्टिंग के एग्जामिनेशंस उसका एक पार्ट है, उससे अलग नहीं हो सकते, और हम उनको अलग करके अगर देखेंगे तो उस बीमारी को ठीक ढंग से हम पहचान नहीं पाएंगे। तो ये बातचीत हुई शिक्षा के ऊपर, और शिक्षा में जब तक माफिया रहेंगे तब तक किसी तरह की शिक्षा बच्चों को मिलना मुश्किल है। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं, और टोटल सुधार करना पड़ेगा शिक्षा में। एक एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। केवल सेक्टोरियल अप्रोच से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि अगर आपने हमारे वीडियो चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों को फॉरवर्ड करें, और कमेंट करें और सुझाव दें। धन्यवाद। हाँ, आपका भी धन्यवाद। कोई बात नहीं।